हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं अभिषेक अपने चैनल एजुकेशन सोल्यूशन पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने वाले हैं और इस सीरीज़ का नाम है करंट अफेयर्स। मैं आपके लिए एक मैगजीन के थ्रू करंट अफेयर्स को स्टडी करूँगा आपके साथ, और आपको साथ साथ में बताऊँगा कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में आपका कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे जो भी हो, 10 या 15 नंबर मार्क्स के आपके करंट अफेयर्स रहते ही हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे इनको। तो हमारा पहला टॉपिक है PSLV C52। PSLV C52 से हम स्टार्ट करेंगे। PSLV C64 का मतलब क्या है पहले हमें पता होना चाहिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। PSLV वो है लॉन्चिंग व्हीकल है जिसमें हम सैटेलाइट्स भेजते हैं जो कि पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, पर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और GSLV से हमारे द्वारा छोड़ी गई सैटेलाइट्स पृथ्वी के स्पीड के अकॉर्डिंग उसके चक्कर लगाती है। तो इसमें 3 सैटेलाइट्स को छोड़ा गया है, जिसमें हम पहली हमारी है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ES-04। इसमें मेन पॉइंट्स यूज़ करने के वाले ये हैं कि EOS-4 भेज पहला है था, उसका वेट 1710 kg का है, ठीक है। और ये सन सिंक्रोनस सैटेलाइट भी ही है, और इसका प्रयोग क्या है, वेदर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये 3 पॉइंट आपको मिलनी इसमें याद रखना चाहिए। हाँ, दूसरा है हमारे पास INS-2TD। यह एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन सैटेलाइट है जो इंडिया एंड भूटान, देखो ये भी पूछ सकता है कि किन दो भारत के साथ किसने कोलैबोरेट करके वो सैटेलाइट छोड़ी। उस सैटेलाइट का नाम था INS-2TD। किस कंट्री ने? भूटान ने। और किसके लिए यूज़ है? टेक्नोलॉजी। कौन सी टेक्नोलॉजी? थर्मल इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए यूज़ किया गया, जिसे मोस्टली बोला गया पानी के टेम्परेचर के लिए मोस्टली ये यूज़ की जाती है बॉर्डर्स पे। रात को सैटेलाइट के द्वारा पिक्चर्स ली जाती हैं कि बॉर्डर पे आप क्या कार्रवाई हो रही है अपोजिशन साइड से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास इंस्पायर सैटेलाइट 1। यह एक दिस इज़ द स्टूडेंट सैटेलाइट जो एक IIST इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई थी, और ये कोलोराडो यूनिवर्सिटी बोल्डर के सहयोग से निर्मित की गई है, जिसका वेट 8.1 kg है। उसके बाद अब ये हमारा हो गया मेन टॉपिक। हमने 3 सैटेलाइटें पढ़ ली। कौन कौन सी? इन सैटेलाइटों के नाम, वेट, या उसमें अनदर एडिशनल फैक्ट्स, कंट्री कौन कौन सी है, वेट क्या क्या है, और किस पर्पज़ के लिए छोड़ी गई, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब वो पूछना बंद हो गया है कि हाँ कितनी सैटेलाइटें छोड़ी। वो बहुत बड़ा 103 छोड़ गए तो 103। आपसे भी पूछ सकता है कि दुबई की कितनी सैटेलाइट है, वैसे ये पूछ सकता है कि भारत और भूटान की कौन सी सैटेलाइट छोड़ी है, ठीक है। उसके बाद आता है IPL। मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने सेक्शन वाइज मतलब पेज ले लीजिए, या कुछ अलग अपना कॉपी में पार्टीशन कर लीजिए। स्पोर्ट्स का अलग कर लीजिए, एग्रीकल्चर का अलग कर लीजिए, इंटरनेशनल अफेयर का अलग कर लीजिए, उसमें लिखने एक्सरसाइजेज जो मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं उसके अलग कर लीजिए, अवार्ड्स का अलग कर लीजिए, इनका सबका अलग अलग बना लीजिए, अपॉइंटमेंट्स का अलग बना लीजिए। जैसे कि हम डीपली इसको स्टडी करते हो नीचे की तरफ हो जाएंगे तो हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स आते रहेंगे। तो आप इसको मिक्सिंग करके मत लिखिए, अलग अलग करके लिखिए, ताकि आप जब रिवीजन करोगे तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सको कि हाँ मैंने अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है, तो अपॉइंटमेंट्स के मेरे पास ये बड़े पेज है, सिर्फ मैंने ये पढ़ने हैं, ठीक है। आप अपॉइंटमेंट्स के लिए बाद में ढूंढने लग जाएँ कि हाँ कहाँ पे लिखी है। उसके बाद IPL 2022 में के क्वेश्चन आपके पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें बता सकते हैं। इसमें दिया गया है कि कौन से प्लेयर सबसे महंगे थे, एक्सपेंसिव प्लेयर के बारे में बात की गई है। हाँ, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि मोस्टली एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थे। ईशान किशन किसके लिए? मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं एज ए ओपनर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। 15.25 करोड़ के उनको नीलामी हुई थी। सेकंड है हमारे पास दीपक चहर जो CSK के लिए खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, राइट हैंड बॉलर हैं और स्विंग इन स्विंग दोनों करवाते हैं। तो ये हो गए 2, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो फॉरेनर विदेशी प्लेयर जो सबसे महंगे थे वो लिविंगस्टन इंग्लैंड, और किसके लिए खेलते हैं? पंजाब इंडियंस के लिए खेलते हैं।
किंग्स 11 पंजाब के लिए वो खेलते हैं। आईपीएल की टोटल टीम्स कितनी है? 10 हो गई हैं। गुजरात टाइटंस और लखनऊ की 2 टीमें अब ऐड हुई हैं। एक पहले 8 थी, अब 10 हो गई। सबसे ज़्यादा आईपीएल जीतने वाली मुंबई इंडियंस। अब तक 2022 का फाइनल किसने जीता? आप नोट कर लीजिए इसको। 2022 का आईपीएल फाइनल मैच जो था वो जीता था गुजरात टाइटन ने। वो वाज द कैप्टन ऑफ गुजरात टाइटंस देयर, दैट वाज हार्दिक पांड्या. Who was the man of the match? He was also Hardik Pandya. And who was the orange cap player? ऑरेंज कैप प्लेयर कौन था? वो थे इंग्लैंड के प्लेयर, जॉश बटलर। ठीक है, जॉश बटलर को ऑरेंज कैप मिली थी। पर्पल कैप युजवेंद्र चहल को मिली थी। ठीक है, ये मोस्टली आस्किंग क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद हम मेन क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे। जो मेन क्वेश्चन है उसी पे हम उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे इसमें। 11वीं सदी में संत रामानुजाचार्य का स्टैचू बनाया गया है तेलंगाना में। पहली बात है याद रखनी, कहाँ पे बनाया गया? तेलंगाना में। ठीक है, 216 फुट ऊंची ये स्टैचू है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है। ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इज डिफरेंट। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो वो अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद में, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है नर्मदा नदी के किनारे। ये दिस इज़ द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, जिसका इनॉग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे गए थे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत मेहनत है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे युद्धग्रस्त यूक्रेन के। ठीक है, तो वॉर बिटवीन दी रशिया एंड यूक्रेन। आपसे ये नहीं पूछेगा कि किस किस के क्या रिलेटेड। हाँ, आपसे पूछ सकते हैं रशिया की कैपिटल मॉस्को बोल सकता है, यूक्रेन के वो बोल सकते हो, कीव बोल सकते हो। ठीक है, तो वो हाई लेवल का आपका क्वेश्चन आपने मतलब टॉपिक आएगा आपको लिखने के लिए। तो आप इसमें आप राइटिंग नहीं है, क्योंकि यूपीएससी में आपके पास राइटिंग के लिए आते हैं, तो आपको पता लिखना पड़ेगा किन 4 स्टेट्स को उन्होंने हथिया लिया। अब वहाँ वोटिंग हुई, अब वोटिंग के बाद वो आज़ाद हो गए। ठीक है, यूक्रेन से। आप जस्ट ये पूछ सकते हैं कि किस उस मिशन का नाम क्या था कि जिसके थ्रू वो होल्ड किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, उसके थ्रू स्टूडेंट्स को वापस इंडिया लाया गया। उस ऑपरेशन का नाम था गंगा। क्योंकि ये जितने भी हमारे ऑपरेशन रहे हैं, कारगिल ऑपरेशन, ईच एंड एवरीथिंग, उन सब के आपके पास नोट होने चाहिए कि हाँ ये है। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा, जिसके बीच में राजधानी कीव से हमारे स्टूडेंट्स को वापस लाया गया था। उसके बाद मेन टॉपिक फिर से आता है हमारा पास अफ़गानिस्तान। आप याद रख सकते हो कि तालिबान अफ़गानिस्तान बन चुका है, फ्लैग चेंज हो चुका है। ठीक है, आप पूछ सकते हैं कि अब उसके हेड कौन है तालिबान से रिलेटेड, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर जर्मनी के राष्ट्रपति पूर्वानुगत। अब ये अपॉइंटमेंट से आ गया जर्मनी के। अभी आपने देखा होगा कि एज ए प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे चेंजिंग हुई थी। वो आप पिछले साल का करंट अफेयर था, इस साल का करंट अफेयर सकता कि वो इज़ द करंटली प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी। तो फ्रैंक वॉल्टर आप बोल सकते हो कि फ्रैंक वॉल्टर चुने गए हैं 13 फरवरी 2022 को, पुनर्चित हुए हैं। ठीक है, अब G20 अभी करंटली आप देख रहे हैं कि G20 का काफ़ी बाली में इसका हुआ। बाली इज़ नॉट द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। बाली का एक आइलैंड टाइप में है, वहाँ पे इकट्ठा हुए G20 के देश। ठीक है, अब G20 अभी हुआ इंडोनेशिया में। नेक्स्ट 2023 में ये होगा इंडिया में। ठीक, उसके बाद होगा 2024 में ब्राज़ील में। इसका बता दिया गया है। G20 के बारे में आप कंट्रीज़ को तो नहीं पूछी जाती है, पर आप कंट्रीज़ भी याद कर सकते हो कि कौन कौन सी हैं। अमेरिका है, फ्रांस इसमें है, यूके इसमें है। ठीक है, आपका रशिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ G20 एंड G8 का मेंबर भी रशिया। अब मोस्टली पॉसिबिलिटीज है कि रशिया को वहाँ से निकाल देगी। अब आता है डेमोक्रेसी।
मैंने बोलता इंडेक्स। इंडेक्स के ऊपर एक क्वेश्चन तो पक्का आपसे पूछा जाता है कि इंडेक्स के बारे में बताओ। और इंडेक्स के बारे में आप डिफरेंट वेबसाइट सर्च करते हो तो कहीं पे 2021 का डाटा निकल जाता है, कहीं पे 2022 का डाटा निकल जाता है, तो फिर इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है। तभी मैंने मैगजीन से निकाल के क्वेश्चन 2021 अभी आया नहीं है, 2021 का ही डाटा है, अब 2022 का आया नहीं था डेमोक्रेसी का, तो अब आएगा आगे जब हम बढ़ेंगे। तो इसका 46 हमारा नॉर्वे वाज द फर्स्ट पोजीशन एंड अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पे था। आप ये नोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नॉर्वे एंड न्यूजीलैंड जो टॉप 2 में थे और भारत 46 पे था। अब जेलेंस्की प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन, संकट के बादल, ये टॉपिक्स होते हैं। अगर आपने डीपली स्टडी करनी है, अगर आपको राइटिंग जैसे कि ये रशिया और यूक्रेन का मैप है, तो आप देख सकते हो कि खैरसान है, लुहांस्क है, दोनेत्स्क है, इन क्रीमिया है। क्रीमिया को तो 2011-12 में कैप्चर कर लिया गया था, 2014 में रूस के द्वारा कब्जा किया गया था। हाँ, आपसे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये यहाँ से हो सकता है कि यूक्रेन के नीचे कौन सा सागर है? ब्लैक सी, याद रखना हमेशा, क्योंकि इस वेरी इम्पोर्टेंट सी जो ब्लैक सी है वो कनेक्ट करता है यूक्रेन को, ठीक है। 2021 के देश में खाद्यान्नों के साथ उपजों की रिकॉर्ड उत्पादन, ठीक है। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। अब इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आपसे इनके बारे में बहुत ही कम पूछा जाता है कि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। अब ट्राई है, ट्राई से रिलेटेड आप उनके हेड ऑफ ट्राई कौन है आप ये पूछ सकते हैं। टेलीफोन में पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिसका सबसे नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा है, तो इसमें आप बोल सकते हो जियो इज़ द फर्स्ट वन। अभी आपके पास इसमें हुआ, ठीक है। सिपा, अब कॉम्प्रिहेंशन इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट इसका बोला जाता है। 2 कंट्रीज के बीच है, यूएई एंड इंडिया। ये भी पूछा जा सकता है कि किसके बीच में, 2 चीज़ों के बीच में, लेकिन 2 देशों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है, तो आप इसमें बता सकते हो कि हाँ। उसके बाद आता है इस्पात को प्रोड्यूस करने में पहले सबसे बड़ी कंट्री है चाइना, सेकंड वन है इंडिया। इंडिया दूसरे नंबर पे आ चुका है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब ये मेन इम्पोर्टेंट आता है आपके पास, आप ये देख पाएंगे कि प्रमुख बैंकिंग दरें, रेपो दर कितनी है 4.00, रिवर्स रेपो दर क्या है 3.35%, बैंक रेट क्या है, दर का मतलब है रेट, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है 4.25%, MMSF रेट क्या है 4.25%, नकद आरक्षण अनुपात और सामुद्रिक तरलता अनुपात, ठीक है। ये CRR रेशो है और SRR रेशो है, 4.00% और 18% ये रहे। ये होता है टॉपिक, ऐसे टॉपिक आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ता बैंकिंग में। एक ऐसे टॉपिक हैं जैसे कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं नकद आरक्षण, तो नकद आरक्षण को CRR बोलते हैं और CRR, और दूसरे है SLR जिसको आप बोल सकते हो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ठीक है। ये डिफरेंट रेट्स होते हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, इनकी डेफिनेशन और इनकी वैल्यू क्या क्या चल रही है अभी मार्केट में, इनकी वैल्यू क्या है, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स के ऊपर अब आप देख सकते हो इकोनॉमी के 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का रह रहे हैं, ठीक है। प्रदेश में पहली वाटर टैक्सी सेवा
देश में पहली वाटर टैक्सी सेवा मुंबई में 17 फरवरी 2022 को प्रारंभ हुई। तो आप बोल सकते हो कि टैक्सी वाटर टैक्सी सर्विस कहाँ से स्टार्ट हुई? तो अब वो बोल सकते कि इससे हुई। तो हमारे फिर वहाँ से एक क्वेश्चन भी होता है कि वाटरवेज कितने हैं, सबसे छोटा वाटरवेज कौन सा है। ये एक रिलेट करके पढ़ने का तरीका होता है। अब जिस तरीके से आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इंदौर में एशिया का सबसे बड़े गोवर्धन बायो CNG का लोकार्पण किया प्रधानमंत्री। ये है, अब बोल रहा है कि एशियाज बिगेस्ट बायो CNG। अब देख रहे हो कि इथेनॉल एंड CNG के ऊपर बहुत ज़्यादा चला हुआ है। गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज़्यादा स्टैंड ले रही है कि पेट्रोल और डीजल को रिप्लेस करने के लिए हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि वाटरवेज के थ्रू टैक्सी सर्विसेज उन्होंने स्टार्ट की। ठीक है, वहाँ भी वो एग्जाम्पल सेट बैठ जाता है कि हाँ, क्योंकि वाटरवेज के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, क्योंकि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बन रही है, तो वो इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इसके बाद ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इथेनॉल और पेट्रोल को कैसे कम किया जाए। तो इससे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि CNG आप याद कर सकते हो। इंदौर इज मोस्ट क्लीनिंग सिटी का उसको बोला, क्लीनिंग सिटी बोला था इंडिया की। तो ये चीज़ें आप इंदौर की कर लीजिए। इंदौर सिटी आपको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, और इंदौर के साथ क्या क्या आपके साथ आ सकता है। इंदौर द सिटी ऑफ मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल है। भोपाल की में इंदौर नाम का शहर है। इंदौर में बायो CNG का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट लगाया गया। और इंदौर एक सफाई के मामले में इंडिया का नंबर 1 सिटी है। बस ठीक है। आप आता है एस्टिमेट GDP 2021-22 की, क्योंकि 22-23 की भी डिसाइड कर दी गई थी। 2021-22 का फरवरी महीने का है। तो मैं चाहूँगा कि अगली वीडियो में आपको अप्रैल के बाद की ही मैं स्टार्ट करूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ये आपके लिए ये भी ज़रूरी है। NSO नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस मतलब ये कब बना, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? कोलकाता में। इसने कितनी 8.9 रिवर्स कर ली, 9.8 था, अब 8.9 इन्होंने कर दिया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9.2 GDP ग्रोथ है। ये GDP ग्रोथ के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि IMF ने कितनी बताई थी, वर्ल्ड बैंक ने कितनी बताई थी। मूडी वाज द इंस्टीट्यूट एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिक्लेयर करती है। ठीक है, ये US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है IMF 9.0 उसने बोला था। वर्ल्ड बैंक 8.7 उसने बोला था। UN भी ऑल्सो 9.0 बोला था। इंडियन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट इम्पॉर्टेंट आपके लिए। तो NSO इज इम्पॉर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज इम्पॉर्टेंट, IMF इज इम्पॉर्टेंट, वर्ल्ड बैंक इज इम्पॉर्टेंट, एंड ऑल्सो मूडीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर ज़्यादा ही ट्रिकी करके आपसे पूछना तो मूडीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अच्छा, डिफेंस एग्जीबिशन। ठीक है, अभी आपने देखा डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ पे हुई? अहमदाबाद में। सैन्य शिक्षा प्रणाली पर एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी। इसका आयोजन 2-2 वर्षों के अंतराल पर भारत में होता है। यह पिछली 5 और 8 फरवरी 2000 को लखनऊ में आयोजित की गई थी। इस बार इसका आयोजन 10 और 14 और 2000 में गुजरात में होना था। वहाँ तैयारियाँ भी वहाँ पे हो गई थी, पर हुआ नहीं था, तो इसको पोस्टपोन कर दिया गया होगा बाद में। पर अभी आपने देखा कि डिफेंस एक्सपो में अभी डिफेंस एक्सपो हो गए, और इंटरनेशनल जो पुलिस है इंटरपोल, उसका भी मतलब जो बोलते हैं उसका बैठक मीटिंग्स वो भी इंडिया में हुई थी। और डिफेंस एक्सपो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर दिया है, लैंड्स दे दी है वहाँ पर बनाने। वो डिफेंस एक्सपो के ही अंडर आएंगी, तो हम उस पर भी करेंगे। क्योंकि देखो, मैंने जितने मैक्सिमम करंट अफेयर्स देखे हैं, अब करंट अफेयर्स का लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। आपसे 1-2 क्वेश्चन टैक्ट पूछे जाते हैं, बाकी क्वेश्चन आपसे रिलेट करके पूछे जाते हैं।
तो आप बोलोगे कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया, ठीक है, तो जीडीपी से रिलेटेड और क्या चीज़ हो सकती है आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको पढ़ाया नहीं जाता है। आपको वन लाइनर में पढ़ाया जाएगा कितना कितना, पर आपको इसमें मैगजीन में आपको एक साथ मिल जाएगा और इसके साथ कुछ डिटेल भी मिल जाएगी साथ में, आप डिटेल पढ़ सकते हो, ठीक है। अब यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मतलब यूनिवर्सिटी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं जगदीश कुमार, यूजीसी के नए चेयरमैन। शांति श्री धुलीपड़ी पंडित जेएनयू की नई कुलपति, क्योंकि जेएनयू इज मोस्ट इम्पोर्टेंट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। विश्व बैंक में जुनैद अहमद अब इस बैंक के उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। एनएस चंद्रशेखर इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब किसको डायरेक्टर में से नया चेयरमैन चुना गया तो एन चंद्रशेखर को टाटा सन्स ऑफ चेयरमैन के पद पर नियुक्त किया गया। शांति श्री धुलीपड़ी पंडित को जेएनयू के नए कुलपति के लिए चुना गया। दिनेश प्रसाद सकलानी एनसीईआरटी के नए, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। दिनेश प्रसाद सकलानी, क्योंकि आपसे ये जो इंस्टीट्यूट होते हैं इनके जो हेड है यूपीएससी हो गए, चाहे हमारे स्टेट में एचपीपीएससी मध्य प्रदेश के, इससे रिलेट करके पूछे जा सकते हैं, तो आप याद रखना दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है, एनसीईआरटी के हैं। विनीत जोशी जो सीबीएसई चेयरमैन के लिए रूप में नियुक्त हुए हैं, ठीक है। जी अशोक कुमार देश के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक होंगे। ये वाइस चांसलर भी हैं, मतलब नॉट वाइस चांसलर, उनकी वाइस एडमिरल भी हैं। और ये क्वेश्चन अभी पीछे जैसे रेलवे में क्वेश्चन आया था कि वाइस एडमिरल का नाम बताओ, और साथ में एयरफोर्स के जो हेड हैं उनका नाम भी पूछा था। एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन थे, तो आपको वाइस एडमिरल का नाम भी आना चाहिए और मेन का भी आपको नाम आना चाहिए। माधुरी पुरी इज द सेबी, दिस इज द फर्स्ट लेडी, दिस इज फर्स्ट लेडी इन इंडियन हिस्ट्री। उनकी जो सेबी की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो हेड बनी 1992 में कार्यरत में हो, मतलब ये वर्किंग में आई थी। 1988 में तो बन गया था, पर मेन फंक्शन 1992 से इसका बताया जाता है। 1994 आप चेक कर लीजिएगा। तो माधुरी पुरी ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लेडी है, फर्स्ट लेडी एक अपॉइंटमेंट हुई है, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एस.एन. उन्नी कृष्णन नैयर विक्रम साराभाई, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए देश कौन है, एस उन्नी कृष्णन। इसरो के अलग है आपसे, क्योंकि आपके पास होता है ना टॉपिक, तो आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछना होता है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि उन्नी कृष्णन मतलब हेड ऑफ द साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के कौन से हैं। इससे आपका क्वेश्चन भी पक्का हो जाता कि साराभाई के कौन से पुरस्कार सम्मान। संजीव सन्यासल प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, इकोनॉमिक हेल्प एंड इकोनॉमिक एडवाइजर, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। संजीव सन्याल इकोनॉमिक एडवाइजर कौन से प्रधानमंत्री के, ये पूछ सकते हैं गवर्नमेंट के। विक्रम मिस्री अब उपराष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार होंगे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पुरस्कार में आएगा क्या, ESPN क्रिक इन्फो क्रिकेट पुरस्कार 2021 में किसको मिला, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्रिकेट में 2021 में ऋषभ पंत को ये अवार्ड से दिया गया उनकी बैटिंग के लिए, शायद ऑस्ट्रेलिया के, हाँ वही है, ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो पारी खेली थी फाइनल मैच में, उससे रिलेटेड उनको दिया गया। ऋषभ पंत है पुरुषों में। बॉलिंग है काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के, भारत के विरुद्ध काइल जेमिसन, मतलब आप देखो 6.5 इंच के प्लेयर हैं। IEO बैटिंग फ़खार जमान, पाकिस्तान के दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 193 की। ODI बैटिंग, ODI में फ़खर जमान को है। ODI बॉलिंग में शकीब महमूद इंग्लैंड के हैं, पाकिस्तान के विरुद्ध 42 रन के 4 विकेट। पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ T20 में जोस बटलर इंग्लैंड के हैं।
और T20 में बॉलिंग में शाहीन अफरीदी, ही इज ऑल्सो फ्रॉम पाकिस्तान। शाहीन का मीनिंग मैंने पढ़ा था, शाहीन बाज को बोलता है उर्दू में। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में राज्यों के सांस्कृतिक झांकियों के उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ मिला। दिस इज ऑल्सो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी रही? उत्तर प्रदेश की, ये भी याद रखो। मध्य प्रदेश के शासन, साहित्य, संस्कृति, पारंपरिक कला और समाज सेवा आदि क्षेत्रों में 2019 और 2020 के पुरस्कार। अब ये जो मैंने इसमें जो ये दिए गए हैं ना, इसमें कालिदास जो है, कालिदास जो सम्मान है, शास्त्रीय नृत्य पुरस्कार राशि 2 लाख, सुन्नी ने हजारीलाल मुंबई 2019, शांति बीपी उज्जैन चेन्नई 2020। कालिदास सम्मान रूपंकर कल्याण 2 लाख, परमजीत सिंह दिल्ली 2019, ध्रुव मिस्त्री वडोदरा। इससे आप कालिदास किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है? बिरला एंड टाटा के द्वारा दिया जाता है। बिरला ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ये अवार्ड दिया जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसको दी गई है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हाँ, उसमें हमारा क्रिकेट में आपको यहाँ रह गया था कि महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बैटिंग बेथ मुनी हाँ 125 रन की पारी खेली थी। महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ बॉलिंग केट क्रॉक्स, एसोसिएट बैटिंग ब्रेहर्ड एरमंस को दिया गया था। एसोसिएट बॉलिंग रूबेन ट्रेवलन को दिया गया था। और डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर ओली रॉबिन्सन इंग्लैंड की रही। और कैप्टन ऑफ द ईयर केन विलियमसन रहे। याद रखना, कैप्टन ऑफ द ईयर ये स्पेन के थ्रू कौन रहे। बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर निजी क्षेत्र में ICICI बैंक के प्रबंध निदेशक से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सुदीप बख्शी को 2020-21 के बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर बैंक ऑफ द ईयर और भी 2022 में घोषित किया गया। श्री बख्शी तो 2018 से ही इस बैंक के MD CEO हैं। वो क्वेश्चन यहाँ पे याद हो गया, MD CEO कौन है? ICICI बैंक के। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है बैंकिंग से रिलेटेड। बख्शी साहब, श्री बख्शी, और बिजनेस स्टैंडर्ड ऑफ द ईयर में नंबर 1 पे रहे। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, और ज़रा कमेंट करके बताइएगा